स्टूडेंट ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर अपना लेक्चर रोक के हम इसको मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया लाइन के दरमियान, फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो स्ट्रेट लाइन के जो एमसीक्यूज आप लोग को दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना आप लोग शुरू कर दीजिए और घर पे बैठिए, घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए ताकि प्रिपरेशन होती रहे आपकी। ओके, तो अगर हमारे पास L1 A1x B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, L2 A2x B2y C2 इक्वल्स टू 0, ये दो लाइन है और हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम जो कैलकुलेट कर चुके हैं और हमें आता है बाय सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ बोथ लाइन्स बाय सॉल्विंग इक्वेशन बोथ लाइन्स, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, और उसके अलावा एक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1 कॉमा A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1 बाय क्रैमर रूल के थ्रू इसको कैलकुलेट किया गया है। देखो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो लाइंस के दरमियान, जब भी दो लाइंस हैं आपस में मीट करती हैं, हमने इससे पहले आपको बताया कि जैसे ये एक L1 है और ये लाइन L2 है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो डेफिनेटली आपस में मीट नहीं करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा। हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्लोप की कंडीशन जो हमने बनाई थी वो ले सकते हैं। दूसरी परपेंडिकुलर की कंडीशन, परपेंडिकुलर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लोग परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के उसको चेक कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन के दोनों लाइन के दरमियान कोई भी एंगल बन रहा है, 90 हो या 90 के अलावा हो, 90 से छोटा हो या 90 से बड़ा हो, कुछ भी एंगल बन रहा है, तो हम
टेन थीटा वाली कंडीशन लगा के हम उसको भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हमसे बोला जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, यानी वो पॉइंट मालूम करें जिसपे दोनों लाइनें एक दूसरे से मीट कर रही हैं, तो दो लाइन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए बाय सॉल्विंग इक्वेशन बोथ लाइंस, दोनों लाइन की सॉल्विंग इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। तो हम दोनों लाइन को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से, यानी आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहली इक्वेशन लें, उसमें से x की वैल्यू निकालें, उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, वहां से फिर y की वैल्यू आएगी, उसको दोबारा जो पहली वाली इक्वेशन आपने बनाई थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें और कैलकुलेट कर लें वैल्यू। ये तरीकेकार है। या कोफिशिएंट को कंपेयर करें, कंपेयर करके निकाल लें, या कोफिशिएंट को आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करके निकाल लें इक्वल कोफिशिएंट बना के। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के मेथड है, उनको लगा सकते हैं और भी चीजें। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि अगर आप क्रैमर रूल इस्तेमाल करें इन दोनों लाइन के दरमियान, दोनों लाइन के दरमियान अगर क्रैमर रूल अप्लाई करें, तो क्रैमर रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हमारे पास होगा वो हमारे पास ये होगा। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्रैमर रूल के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, A2 C1 माइनस A1 C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्रैमर रूल के थ्रू कैलकुलेट हुआ है, यानी अगर इन दोनों लाइन के दरमियान क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व करें, इस लाइन को और इस लाइन को आपस में क्रैमर रूल के थ्रू, तो हमारे पास जो फॉर्मूला मिलेगा वो ये फॉर्मूला मिलेगा। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। अगर हम बात करें, ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें मीट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पे, तो हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस कि ये दो लाइनें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे मीट करें, तो क्या कंडीशन बनेगी? यानी ये दो लाइनें एक्स एक्सिस पे मीट कर लें या यही दो लाइनें वाई एक्सिस पे मीट करें, तो क्या कंडीशन बनती है, हम उसको एक दफा देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये दो लाइनें एक्स एक्सिस पे मीट करती हैं, अगर ये दो लाइनें हमारे पास एक्स एक्सिस पे मीट करती हैं, तो हमारे पास क्या होगा? इफ L1 एंड L2 कट बाय एक्स एक्सिस, L1 और L2 किस पे कट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। तो ये देखने में किस तरह लगेंगे अगर हम इसको देखें? तो ये होगा एक्स एक्सिस, ये एक लाइन होगी L1 और ये दूसरी लाइन हो जाएगी इस तरह। और अगर एक्स एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, तो हमारे पास इधर जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या होगा? पॉइंट जो आएगा, इसकी एक्स वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, बट वाई वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स कॉमा 0। पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा 0। छोटा हो गया है तो हम इसको जरा लाइंस तो हमने बना दिए। हम पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक्स कॉमा 0 ये हमारे पास पॉइंट होगा। ठीक, एक्स कॉमा 0 हो गया। अब जब दो लाइन हमारे पास कट कर रही हो आपस में, इसकी एक्स वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेंगे, सॉरी वाई वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेंगे। जब वाई वैल्यू को वाई वैल्यू के साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास होगा क्या? A2 C1 माइनस A1
C2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। ये वैल्यू पूरी डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास जो A2 C1 माइनस A1 C2 ये बराबर हो जाएगा 0 पे। तो ये इस तरीके से हमारे पास 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस की है, ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A2 C1 इज इक्वल टू A1 C2, और ये वाली चीज ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस का साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो A2 और C1 A1 और C2 इक्वल टू 0। सेम इसी तरीके से अगर इसको हम लिखें A2 ओवर A1 इज इक्वल टू, नीचे आके डिवाइड हो गया और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, C2 ओवर C1। अब आप इसको रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल इसका लें तो इसका भी, अगर रेसिप्रोकल ले तो फिर आपके पास ये चेंज हो जाएंगी वैल्यू। बहरहाल हम रेसिप्रोकल इसका ले नहीं रहे हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है हमें इनका रेसिप्रोकल लेने की। बट यहाँ पर हमने इसको नीचे लाके डिवाइड किया था, ये A2 है, यहाँ पर हमने इसको गलत लिख दिया A2, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है, ये हमारे पास आ गया। सेम इसी तरीके से हमारे पास अगर लाइन कट कर रही हो वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास क्या होगा अगर वाई एक्सिस पे मीट कर रही हो तब। तो हमने उसके लिए मेंशन किया इफ L1 and L2 cut by y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस पे कट कर रही होंगी, x एक्सिस पे कट कर रही थी x, 0, तो y एक्सिस पे जब कट करेंगी तो क्या होगा, 0, y, 0, y। ऐसा ना हो कि x एक्सिस पे कट कर रहे हैं तो x, 0 और y एक्सिस पे कट कर रहे हो तो आप बोलते हैं कि y, 0। ऐसा नहीं होगा, x वैल्यू खत्म हो जाएगी और y वैल्यू आपके पास मौजूद रहेगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब x वैल्यू के बराबर लेंगे हम, ये वाली जो x, y है ना पॉइंट, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये भी इसी का ही है। ठीक है, दो लाइंस का है, तो इसकी जो x वैल्यू है, ये वाली x वैल्यू, ये इस x वैल्यू के बराबर ले लेंगे। जब x वैल्यू का x वैल्यू के बराबर लेंगे तो हमारे पास B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी, और B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, B1 C2 इज इक्वल टू B2 C।
B2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। C2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक कंडीशन तो हमने ये बना ली है, B1/B2। अच्छा, यहां पर कोई ऐसा चेक करने के लिए ऐसा नहीं है कि A2/A1 ही लेना पड़ेगा, C2/C1 लेना, आप ऐसा भी कर सकते हैं। यानी आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने लिखा A1/A2 और लिखा C1/C2, आपने इस तरह भी लिख दिया। यानी ये आप काम कर सकते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह, आसानी के लिए, याद रखने में आसानी हो जाती है। अगर हम इस तरह की फॉर्म लिख देंगे तो हमें याद रखने में आसानी होगी, वरना याद रखना मुश्किल हो जाता है कि यार ये वाली पहले वो वाली पहले। इजी रहने के लिए हम बहुत सारी इस तरह की चीजें लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जितने मैं आप लोग को जो शॉर्टकट्स और ये सारी चीजें बता रहा हूँ, इनमें आप लोग को याद रखना होगा, फिर उनको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आसानी के लिए। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। B1 C2 D2 C1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया। तो इस तरीके से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा। जो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन चल रही थी, उन दो जनरल इक्वेशन हमने ली, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा। वैसे हम ज्यादातर इस तरह कैलकुलेट करते हैं, इस तरह कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। ठीक है। फिर अगर यही दो लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे मीट कर रही हो, तो कोई दो लाइन है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे मीट कर रही हो, हमारे पास उसके बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। आपको याद होगा एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, उसमें इसी तरह है कि दो लाइन धीमी है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, यानी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। दो लाइन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो वो जो सवाल है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट हो जाएगा आपके पास। सिर्फ आपको ये कंडीशन लिखनी है, अगर एक्स एक्सिस वाला है तो ये आपको ये कंडीशन लिखनी है, यानी आपको A1 A2 डिवाइड बाय C1 C2 कैलकुलेट कर लें, और जो उसमें अननोन है उस अननोन को फाइंड आउट कर लें, हो गया सवाल सॉल्व आपका। यानी शॉर्ट हो गया आपके पास। यानी वैसे अगर आप इस सवाल को देखें तो काफी बड़ा सवाल है, ये आपका शॉर्ट हो गया। फिर इसके बाद जो वाई एक्सिस पे मीट कर रही है उसके लिए B1 B2 और C1 C2। C1 C2 आपके लिए कॉमन होगा दोनों के लिए, एक्स एक्सिस है तो A1 A2, वाई एक्सिस है तो B1 B2। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास प्रोसीजर हो जाएगा, हम इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नई। तो हमने लिखा L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है L2 जो कि A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास है। ठीक है। अगर हम बात करें पहली कंडीशन, चलें हम पहले इसको लिख लें। A1/A2 B1/B2 C1/C2।
हमने यहाँ पर 3 कंडीशन लिखी है, ठीक है। 3 कंडीशन हमारे पास हमने ली है यहाँ पर, और वो 3 कंडीशन हमारे पास इस तरह है कि L1 A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, L2 है A2x B2y C2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों लाइन इनके कोफिशिएंट्स आपस में डिवाइड हो तो A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 बराबर हो C1 अपॉन C2, इस कंडीशन पे हो। इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। मैनी सॉल्यूशंस का मतलब हो गया बहुत सारे सॉल्यूशन है। बहुत सारे कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइन ना हमें स्टार्टिंग ना हमें एंडिंग पता है, तो इस हवाले से हमें इसके बारे में नहीं पता। बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 कितने। तो ये हमारे पास कॉन्सिडेंट लाइंस कहलाती हैं, ठीक है, कि लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर लेती हैं। जैसे ये इस तरह होती है, लाइंस पैरेलल नहीं होती है, एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है। देखने में अगर देखें तो ये लाइन इस तरह दिखती है, आगे पीछे हो सकती है, बड़ी छोटी हो सकती है, इस तरह हो सकती है बड़ी छोटी। मगर दूर से आपको देखेंगे तो आपको ब्लू दिखेगी, मगर साइड से आप देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी अरे रेड भी है इसके पीछे। तो ये लाइन इस तरह होती है, इस तरह की फॉर्म में। सम टाइम ये इस तरह भी होती है कि आपके पास ये हो कि आपको देखने में सिर्फ ये एक ही लाइन दिखे, और जब आप ऐसे देखें तो आपको पता चले 2 लाइन सही है। ऐसे देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक लाइन दिख रही है, ठीक। ये इस तरीके से आपके पास। सेकेंड कंडीशन में अगर आपके पास A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 बन जाए, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है, यानी कभी भी आपको कोई सोल्यूशन ना मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको कोई सोल्यूशन। इस टाइप की कंडीशन जो है आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन में होती है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन में मिलेगी आपको। थर्ड और लास्ट कंडीशन ये कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये इंटरसेक्शन लाइंस की कंडीशन होती है। इसमें लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करने पे सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा। देखिए लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी इसमें एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट निकाला ना हमने, एक पॉइंट निकाला, तो ये बात याद रखनी है आपको, एक पॉइंट मिलेगा। अब ये नहीं सोचिएगा 2 लाइन से आपस में इंटरसेक्ट करी तो एक ही पॉइंट मिलेगा। यहां पर कंडीशन ही अलग है, तो मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं, मुसलसल आपस में मिली हुई है। ये लाइन भी बिल्कुल इसी की तरह होती है जिसमें नो सॉल्यूशन है। ये लाइंस इस तरह आपको देखें, मगर ये पैरेलल होती है, दूर होती है एक दूसरे से। अगर आप इसको ऐसे देखें तो ऐसे होगा, गैप होगा इनके दरमियान, ये इस तरह हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये आपको इस तरह मिलेगा। तो गैप के साथ होती है लाइंस, आपस में ये पैरेलल होती है। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक होगा सिंगल लाइन और डबल लाइन के थ्रू। हमारे पास लास्ट चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, ओवरऑल हमारे पास टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो फिर हम इसको ये आ तो जाना चाहिए यार यहाँ पर।
देखिए एक लास्ट टॉपिक है, इसको सवाल थोड़ा सा ध्यान लगा के जरा तवज्जो दीजिएगा, शेडो की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम आए। P1 x1 y1 एक पॉइंट है, P2 x2 y2 दूसरा पॉइंट है। ज्वाइन ऑफ P1 P2 इज कट बाय द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बात बोली जा रही है सवाल में कि P1 और P2 क्या आपस में ज्वाइन बनाता है, तो हमने ब्लू कलर से P1 P2 बना दिया। इसको कट कर रही है एक लाइन जो कि ये है, हमने एक लाइन बनाई, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन तो नहीं लिखी फिलहाल मैंने, मगर ये हमने लिख दिया। और ये Q पॉइंट पे कट कर रहा है, P1 से लेकर Q तक M1 रेशो है और Q से लेकर P2 ये आपके पास M2 रेशो है। इन द रेशो आर M1 अपॉन M2। इन सवालात में जो इस टाइप के सवालात होते हैं इसमें रेशो मालूम करना होता है कि कोई भी आपके पास लाइन होती है या कोई सेगमेंट है, उसको डिवाइड कर रही होती है एक लाइन, किसी रेशियो में डिवाइड कर रही होती है, आपसे पूछा जा रहा होता है कि रेशियो बताइए क्या होगा। ये सवाल आपका एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आप इस सवाल को देखें तो इसका करने का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इस पे लगाते हैं रेशियो थ्योरम। जब हम रेशियो थ्योरम लगाते हैं, जो चीजें हमारे पास गिवन होती हैं, यानी ये x1 y1 x2 y2 m1 m2 तो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास एज इट इज होता है। रेशियो थ्योरम के फॉर्मूले में इन चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब सब्स्टिट्यूशन के बाद आ जाती है वैल्यू, फिर जो लाइन की इक्वेशन होती है, फिर उसमें जो रेशियो थ्योरम लगाया होता है वो बेसिकली क्या होता है, पॉइंट होता है, यानी क्यू पॉइंट होगा, वो क्यू पॉइंट होगा ना हमारे पास। उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। जैसे ही हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स वैल्यू की जगह एक्स वैल्यू रखते हैं और वाई वैल्यू की जगह वाई वैल्यू रख देते हैं। तो एक्स वैल्यू की जगह एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू की जगह जब वाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन हमारे पास, यानी जो वैल्यूज बनती हैं, जो इक्वेशन बनती है, वो इन टर्म्स ऑफ m1 m2 आ जाती है। फिर उस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 m2 भी निकालेंगे। ये एक प्रोसीजर होगा, इस प्रोसीजर के थ्रू m1 m2 निकाला जाता है इस सवाल का। आइए इसका शॉर्टकट देखते हैं। यानी रेशियो हमारे पास क्या है, ये हमने अभी डिफाइन किया कि P1 और Q और P2 और Q M1 M2 ये हमारे पास है। अगर हम रेशियो डायरेक्ट निकालना चाहें तो हम इसको निकालें रेशियो, यानी R1 इज इक्वल टू M। ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, इस इक्वेशन में A आपका एज इट इज रहेगा, X की जगह पर X1 आएगा प्लस B एज इट इज रहेगा, Y की जगह पे Y1, यानी यहाँ पॉइंट जो होगा वो पॉइंट आएगा Y1 प्लस C डिवाइडेड बाय। अब दूसरी वाली आपके पास क्या है, पॉइंट ये है, तो A x2 प्लस B y2 प्लस C ये हमारे पास हो गया। यानी हम जो इक्वेशन दी हुई है उसको ऊपर लिखें, उसको नीचे ही लिखें, दोनों तरफ लिखें, और पहले वाले इक्वेशन में पॉइंट सब्स्टिट्यूट करें पहला वाला, दूसरी वाली इक्वेशन में जो नीचे डिनोमिनेटर में उसका दूसरा वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इनको सिंप्लीफाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी R1 नहीं है R होगा, और R क्या है M1 अपॉन M2। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा। अब इसको वर्डिंग्स में इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, माइनस इक्वेशन विथ P1 इक्वेशन विथ P2, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है। अब आप इसको, आपके पास बुक में सवाल मौजूद हैं, अगर आप इसको करने के बाद बुक के सवाल लें और उसको बिल्कुल सेम इसी तरीके से रख लें। इक्वेशन आपको दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट में एक एक इक्वेशन दी हुई है। आप पहली इक्वेशन ऊपर भी, पहली इक्वेशन नीचे भी रखें। अब पहला वाला जो पॉइंट होगा वो एक्स और वाई की जगह रखें, दूसरा वाला जो पॉइंट होगा एक्स और वाई की जगह रखें और कैलकुलेट करें। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल एक अगर इसको करना चाहें तो इस तरह समझें कि एक लाइन है 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है P1 जो 2, -5 है और
P2 आपके पास है 3,4। अब ये मैंने ऐसे ले लिया है, अपने तौर पे तसव्वुर कर लिया। R हमें निकालना था, तो माइनस इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5y प्लस 6। पहला वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, x की जगह x वैल्यू आएगी यानी 2, और y की जगह y की वैल्यू आएगी -5। फिर x की जगह x की वैल्यू आएगी 3, और y की जगह y की वैल्यू आएगी जो कि 4 है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, जैसे r इज इक्वल टू 2 3 द 6, ये 6 हो गया, -25, और ये हो जाएगा आपके पास +6, और ये हो जाएगा 9 + 20 और +6। अब इनको आपस में ऐड करें, ये 12 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे 12, और इसको तो कितने बचेंगे भाई, -13 बचेगा। ये सारी वैल्यूज आपस में ऐड कर लें, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो R आपके पास आ जाएगा 13/35, और ये क्या होता है M1/M2, तो M1:M2 आपके पास आ गया 13:35। ये हमने अपनी तरफ से एक सवाल ले लिया था। आपको जो सवाल दिया जाता है अमूमन उसके नंबर्स और ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान होती हैं, हमें समझने में आसानी होती है। यहाँ पर हमारा टॉपिक ओवरऑल खत्म होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हमारा मेन टॉपिक है, ये चल रहा है। इसमें हमारे पास सिंगल लाइन और डबल लाइन से रिलेटेड जितनी चीजें थी ओवरऑल हमने कवर कर ली। अब हमारे पास तीसरी लाइन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तीसरी लाइन का जो टॉपिक होगा वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट लाइन के हवाले से होगा। तो कॉन्ग्रुएंट लाइन के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी। अपनी स्टडीज़ के ऊपर कॉन्सनट्रेट कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द से जल्द आपकी जो प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।